Okay, my topic of discussion today is related to Income Tax Act 1961. This is an introductory part. हम बेसिक जो पार्ट है इनकम टैक्स की उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न आता है, दैट इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इन द टैक्स लायबिलिटी। यानी हम जो टोटल इनकम है किसी एसएससी की उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है। एसएससी के बारे में हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। हु इज़ एसएससी? एसएससी कैन बी एन इंडिविजुअल, ही कैन बी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसएससी कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट कैन बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। हम एसएससी के बारे में ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। एसएससी केवल एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, ये कंपनी भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी हो सकती है। तो लेकिन जब इनकम है उसकी इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? मान लीजिए हम किसी सोल प्रोप्राइटर या किसी अकेले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ही नहीं है, उसके अलावा भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी इनकम पर टैक्स लग सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मान लीजिए मैं एक सैलरीड पर्सन हूं और मैं कुछ इनकम कमाता हूं हर महीने डिफरेंट सोर्सेज से। तो मेरी जो इनकम बनेगी हर महीने की, तो साल के बाद मुझे जो टैक्स लगेगा हम उसकी बात कर रहे हैं। उसी तरह से कोई और पर्सन है, वो पर्सन जो है डिफरेंट सोर्सेज से, मान लीजिए जो बिजनेस मैन है, तो बिजनेसमैन जो है अपनी इनकम अर्न कर रहा है, उसके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी भी है, उसके पास जो है बिज़नेस से भी वो अर्निंग कर रहा है, उसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो वो जहाँ जहाँ से इनकम अर्न करेगा उन सब के ऊपर जो टैक्स लगेगा हम उसकी बातचीत कर रहे हैं। वो टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी लायबिलिटीज़ का जो दायित्व बनता है, हाउ टू कैलकुलेट दैट, वी विल हैव टू गो फॉर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली इन केस ऑफ कंपनी और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप कंसर्न, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो डिफरेंट सोर्सेज जो इनकम के हैं वहाँ से जहाँ इनकम अर्न कर रही है, उसके बाद उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो जब हम टोटल इनकम की बात करते हैं, दैट इज़ फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ए पर्सन हु इज़ अर्निंग सर्टेन इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से इनकम अर्न कर रहा है वो पर्सन, तो इनकम फ्रॉम सैलरीज उसे कहा जाएगा। उसकी आय जो है वो सैलरी के बेसिस पे है। तो सैलरी की इनकम जो है उसे कैलकुलेट करना है। ये हम स्लाइड में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो सैलरी है उसे कैलकुलेट करना है। इनकम फ्रॉम सैलरी अलग अलग सोर्सेज से इनकम हो सकती है। सैलरी को कवर किया गया है अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 1, 17 सेक्शन क्लॉज 1 में से कवर किया गया है। सैलरी, मान लीजिए इस पर्सन को सैलरी मिल रही है, मान लीजिए 30,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रही है सैलरी, और पूरे साल की वो जो सैलरी बनती है वो 30,000 के हिसाब से 3,60,000 रुपये बनती है। तो सैलरी आ गई। सैलरी में और भी चीज़ें आती हैं, हम इसे डिटेल में बाद में चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इनकम अंडर हेड सैलरीज, बट रफली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सैलरी में और क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? परक्विजिट्स इंक्लूडिंग फ्रिंज बेनिफिट्स। परक्विजिट्स, अब कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि किसी एक पर्सनस को मिलते हैं रिगार्डिंग सैलरी के साथ। मान लीजिए किसी पर्सन को मिलते हैं परक्विजिट्स मिलते हैं, तो हम परक्विजिट्स की बात जब कर रहे हैं तो परक्विजिट्स में कौन कौन से परक्विजिट्स अगर हम डिस्कस करते हैं परक्विजिट्स के बारे में, तो यहाँ पर देखें, अगर परक्विजिट्स में जैसे किसी पर्सन को गाड़ी मिलती है, कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी में, उसे गाड़ी मिलती है साथ में, या फ्री उसे कोई शॉफर की सर्विसेज मिलती है, ड्राइवर की सर्विसेज हैं, या फिर घर में कोई सर्वेंट की सर्विसेज हैं, तो कोई और फ्रिंज बेनिफिट्स दूसरे भी हो सकते हैं, कोई एडिशनल बेनिफिट्स। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, उसे जो लंच जो है फ्री मिलता है, उसी तरह से टेलीफोन की सर्विसेज फ्री हैं। इस तरह के डिफरेंट हो सकते हैं। कोई और अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस के मालक से भी बात करेंगे। परक्विजिट्स और अलाउंसेस के, अलाउंसेस मान लीजिए हाउस रेंट अलाउंस है, घर रहने के लिए नहीं दिया गया है लेकिन अलग से अलाउंस दिया जा रहा है, महीने का कुछ पैसा दिया जा रहा है, 1,000 रुपये पर मंथ या कुछ और है, तो वो इंक्लूड हो जाएगा सैलरी की इनकम में। मान लीजिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हर महीने के 1,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 रुपये मिलते हैं हर महीने के, तो
वो ऐड हो जाएंगे सैलरी में। तो ऐसे डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे सैलरी का ही पार्ट है बेसिकली। उसी तरीके से सैलरी में पेंशन भी इंक्लूड होती है। उसी तरीके से हम और भी बहुत सी डिटेल्स करेंगे, हम डिस्कस वो सारे सैलरी वाले चैप्टर में आएंगे। लेकिन फ़िलहाल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सैलरी, perquisites are added here, that is under section 17 clause 2. then after that profits in lieu of salary, सैलरी की जगह कुछ प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलता है तो वो भी यहाँ पर मिलेगा। मान लीजिए किसी पर्सन को सैलरी नहीं मिलती लेकिन उसे कोई प्रॉफिट्स की जगह, मान लीजिए प्रॉफिट कंपनी में ज़्यादा होता तो उसका एक हिस्सा एम्प्लॉय को मिलेगा। सो दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। देन आफ्टर दैट हम इनको टोटल करेंगे, सारे जितने भी हमारे परक्विजिट्स हैं, सैलरी है और जो अलाउंसेज उन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास दैट इज़ नोन एज ग्रॉस सैलरी। सो ग्रॉस सैलरी कहा जाता है। ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के बाद एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन का मतलब हमने जो सैलरी, मान लीजिए किसी पर्सन के डिफरेंट सोर्सेज से सैलरी कैलकुलेट करने के बाद वो बनती है 5 लाख रुपए। इसमें बाद डिडक्शन उससे की जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट करने का तरीका हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिडक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है तो ये हम देखेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन को इसमें से कम कर लिया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद और डिडक्शन किया जाएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस को। एंटरटेनमेंट अलाउंस, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, अलग से पैसे मिलते हैं, तो उन अलाउंसेस को भी ये सैलरी में से कम कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 2। डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसका टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे कोई टैक्स लग रहा है तो उसे भी इसमें से सैलरी इनकम में से कम कर लिया जाता है, उसे सैलरी नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है कि जो हमने सैलरी 5 लाख रुपए में से अर्न की, उसमें से जो हमने डिडक्शंस घटाई वो सारी डिडक्शंस हमने कम कर ली और पर्सन की मान लीजिए इनकम बचती है उसके बाद 4.5 लाख रुपए, तो वो मानी जाएगी सैलरी इनकम। ये तो एक हेड आ गया इनकम कैलकुलेट करने का। उसके बाद हम बात करते हैं सेम पर्सन इज़ हैविंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसी पर्सन के पास या है या नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि उस पर्सन के पास हाउस प्रॉपर्टी हो, या किसी पर्सन के पास ज़रूरी नहीं है सैलरी इनकम हो, उसके किसी और पर्सन के पास हो सकता है। अनदर पर्सन इज़ ओनली हैविंग हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा होता है कई लोगों के पास हाउसेज ही होते हैं, किराए पे चढ़ा रखे, कुछ अपने लिए रहने के लिए रखा होता है। हम पढ़ेंगे अलग से चैप्टर में इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें जो है एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। एनुअल रेंटल वैल्यू ये हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में, ये सब कुछ डिटेल्स आएंगी। एनुअल रेंटल वैल्यू, साल में जो अब रेंट मिलता है, मान के चलेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे बाद में देखेंगे। पूरे साल का जो मान लीजिए 1 महीने का रेंट मिलता है 10,000 रुपये, पूरे साल का बनता है 1,20,000 रुपये। क्या कैलकुलेट करने का तरीका हम बाद में देखेंगे। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस हम घटा लेंगे। नाउ एज पर म्यूनिसिपल टैक्सेस कंसेप्ट, for example there are certain municipal taxes, we are excluding those municipal taxes। हम municipal taxes को जो है यहाँ पर वहाँ पर exclude कर लेंगे। तो म्यूनिसिपल टैक्सेज जो हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में कोई जो है प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी, तो टैक्सेस लगते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में सीवरेज की फैसिलिटीज़ है, दूसरी और फैसिलिटीज़ है, उन सारी फैसिलिटीज़ की वजह से जो है वो चार्जेस लगते हैं, तो उन्हें लेस कर लिया जाएगा म्यूनिसिपल टैक्सेस को। देन आफ्टर दैट म्यूनिसिपल टैक्सेस हमारे पास जो अमाउंट बचेगा, मान लीजिए एक साल की पूरी जो एनुअल रेंटल वैल्यू बनती है वो बनती है 1,20,000 रुपये, और टैक्सेस जो दिए गए हैं वो 10,000 रुपये पूरे साल के दिए, तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ 1,10,000 रुपीज़। नाउ दिस इज़ नोन एज नेट एनुअल वैल्यू। 1,10,000 इज़ नेट एनुअल वैल्यू। देन आफ्टर दैट देयर आर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। कुछ डिडक्शंस है, कुछ एक अमाउंट इसमें से लेस करते हैं हम। कैसे कैलकुलेट करते हैं बाद में देखेंगे। तो ये आ जाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी से जो भी हमने इनकम्स अर्न की, दीज आर कैलकुलेटेड हेयर। उसका तीसरा हेड आता है दैट इज़ नॉट प्रॉफिट्स एंड गेन्स फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। नाउ देयर इज़ पर्सन हु इज़ हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कोई बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन, मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, किसी का अपना बिजनेस है, कोई डॉक्टर है, उसके पास जो है वो इनकम जो अर्न कर रहा है उसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहा है तो उसके इसमें सैलरीड पर्सन नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम उसके पास हो सकती है, लेकिन सैलरी के थ्रू इनकम अर्न नहीं करेगा। देन इन दैट केस क्या होगा, हमारे पास जैसे होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डेबिट साइड इज रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड इनकम्स एंड गेन्स आर इन द क्रेडिट साइड। यानी कि हम खर्चे और इनकम एक्सपेंसेस और लॉसेस की जो बात करते हो डेबिट साइड में होते हैं, इनकम्स एंड गेन्स हमारे राइट साइड में होते हैं। अब इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, मान लीजिए वो बनता है
2 लाख रुपए पूरे साल का, उसे हम देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने नेट प्रॉफिट निकाला। अगर आप याद करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता है सबसे लास्ट में, ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकलता है, नेट प्रॉफिट बाद में निकलता है। देन आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट व्हाट हैपन्स, हमारे पास कुछ हमने एक्सपेंसेस डेबिट किए होते हैं ऑलरेडी, लेकिन हो सकता है ये वो जो एक्सपेंसेस हमने डेबिट कर रखे, हमने एक्सपेंस शो कर रखा है, जिन्हें खर्चा शो कर रखा है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो उन्हें मानता नहीं है खर्चों की कैटेगरी में, तो हम क्या करेंगे, उन खर्चों को वापस जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, इनकम हमारी और बढ़ जाएगी, नेट प्रॉफिट हमारा और बढ़ जाएगा। मान लीजिए हमने कहा 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, हमारे 10,000 रुपये जो एक्सपेंसेस थे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं किए, हम क्या करेंगे, उसे फिर से ऐड कर देंगे, तो 2,10,000 रुपये इनकम हमारी फिर से बन गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन वी आर हैविंग अ लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड। ऐसे कुछ एक्सपेंसेस थे जिन्हें कि हमने इनकम टैक्स हमने अकाउंट्स में डेबिट नहीं किया था, खर्चे नहीं शो किया था, लेकिन हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें मानता है कि ये खर्चे हैं। अगर हैं तो इसका मतलब है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने खर्चों की कैटेगरी में उन्हें डेबिट साइड में शो करना होगा, यानी हम उसे लेस कर देंगे। अब हमारी इनकम पहले क्या आ चुकी थी, 2 लाख ऑलरेडी थी, 10,000 हमने ऐड किए थे, और मान लीजिए ऐसे कोई खर्चे जिन्हें अलाउ कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, 5,000 के हैं वो, तो हम 5,000 पे लेस करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ गया अब 2,05,000 रुपये। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग सर्टेन इनकम्स क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल अंडर दैट हेड, इन्हें भी हम लेस करेंगे। ऐसी कोई इनकम जो कि हमने अपने उसमें क्रेडिट कर दी थी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं थी, टैक्स नहीं लगता उन चीज़ों पे, लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया था, इनकम शो कर दिया था, उन्हें की भी लेस करेंगे। ऐसी इनकम जिन्हें कि हमने इनकम शो कर दिया था अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इनकम की कैटेगरी साइड में शो कर दिया क्रेडिट साइड में, तो उन्हें क्या करेंगे, उन्हें भी हम लेस करेंगे। मान लीजिए वो 15,000 रुपये थे जिन्हें हमने क्रेडिट साइड में इनकम शो किया था, तो 15,000 रुपये फिर से लेस करेंगे, तो हमारा अमाउंट कितना बन गया, अब 2,05,000 में से 15,000 रुपये कम किए, वो अमाउंट बनता है हमारा 1,90,000 रुपये। उसके बाद ऐड बिजनेस और प्रोफेशन इनकम नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड, ऐसे कि जो इनकम्स हैं ये बिज़नेस के थ्रू हमें कोई इनकम्स हुई हैं, हमने शो नहीं कर रखा, उन्हें हमने शो करना है, ऐड करेंगे, हम इनकम बढ़ाएंगे। हमारे पास इनकम ऑलरेडी हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं शो कर रखी थी, मान लीजिए वो है 20,000 रुपये की, तो हम क्या करेंगे, 1,95,000 जो हमने अभी कैलकुलेट लिया 1,90,000 रुपये, उसमें 20,000 फिर से ऐड करेंगे, अब हमारी इनकम बन गई 2,10,000 रुपये। तो ये हमने लेस और ऐड किया ओवरऑल। जब उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में प्रॉफिट बना दैट इज़ नोन एज बिजनेस प्रॉफिट। तो आपको इसको समझना, हमने 3 हेड्स की बात अभी तक कर ली, इनकम अंडर हेड सैलरीज, दूसरा आ गया इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आ गया इनकम अंडर हेड बिजनेस और प्रोफेशन। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस आपको समझना ज़रूरी है। कैपिटल गेंस मीन्स हम जैसे फॉर एग्जांपल वी आर सेलिंग और परचेजिंग लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग जो है इसे कैपिटल गेन हम कैपिटल असेट की कैटेगरी में मानते हैं, क्योंकि इसका यूज़ लंबे समय तक होता है। आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में इसके बारे में पढ़ा होगा। दीज आर कैपिटल एसेट्स, क्योंकि हम लंबे टाइम तक इनका यूज़ करते हैं। कुछ और केसेस में ज्वेलरी हो गया, शेयर्स हो के केस में पीरियड की बात है, नॉर्मली 1 साल का पीरियड माना जाता है, यहाँ पे 3 साल का है। हम बाद में बात करेंगे, इस बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए एक निश्चित अवधि से पहले अगर हम किसी एसेट को बेच देते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट होता है तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर उसके बाद मान लीजिए बिल्डिंग के केस में, लैंड के केस में 3 साल खरीदने के 3 साल से पहले उसे बेच दिया जाता है तो उसे माना जाएगा, अगर उस पर कोई प्रॉफिट होता है तो उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर इसमें लॉस होता है तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लेकिन 3 साल के बाद, जब खरीदने के 3 साल के बाद उसे अगर बेचा जाता है तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म, उसके ऊपर प्रॉफिट होता है तो हम उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर 3 साल के बाद उसे, अगर प्रॉपर्टी खरीदने के 3 साल के बाद उसे बेचा जाता है और उस पर लॉस होता है तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो ये कैपिटल लॉस 2 तरह के हो सकते हैं, कैपिटल गेंस 2 तरह के हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मैंने कहा जो 3 साल से पहले, नॉर्मली लैंड एंड बिल्डिंग के केस में या ऐसे फिक्स्ड एसेट्स के केस में 3 साल का नॉर्मली पीरियड कहा जाता है। अभी देखने पड़ेंगे हमें लेटेस्ट प्रोविजंस क्या हैं, हम उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स लेटर ऑन। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पीरियड से पहले अगर बेच देते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट होता है दैट इज़ नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर उससे बाद के पीरियड में बेचते हैं, जैसे 3 साल में कह रहा हूँ, तो उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ज्वेलरी वगैरह के लिए पीरियड जो है 3 साल वगैरह नॉर्मली नहीं होता है, या हम शेयर्स की बात करते हैं उसमें नॉर्मली 1 साल का पीरियड माना जाता है। लेटेस्ट प्रोविजंस हमने देखने होंगे। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के थ्रू हमें जो इनकम आ रही है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे।
ये हमारा चौथा हेड था। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द नेक्स्ट हेड दैट इज़ नोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमारे पास जो ऐसे सोर्सेज जो अभी हमारे 4 सोर्सेज में इनकम हमारी कवर नहीं हो पाई, अगर ऐसी कोई इनकम है जो पहले कवर नहीं हो पाई सैलरी हेड में, हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेंस में या बिजनेस और प्रोफेशन में, तो हम उसे पाँचवें हेड में ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर जनरल इनकम्स या स्पेसिफिक इनकम्स, हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें कौन सी होती जनरल इनकम्स और स्पेशल इनकम्स में से हम कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे हम घटा लेंगे। मान लीजिए इनकम्स हो गई, लॉटरीज़ के थ्रू इनकम जनरेट हुई, तो मान लीजिए वो 2 लाख रुपए की लॉटरी लग रही है कार्ड गेम के थ्रू, या जैसे कौन बनेगा करोड़पति, इस तरह की कोई गेम्स हैं उसके थ्रू हमें हुआ। मान लीजिए उससे रिलेटेड कोई खर्चे होते हैं उसको हम लेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास, हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये खर्चे अगर होते तो उन्हें लेस कर लेंगे, तो इसे माना जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसी तरह से इनकम फ्रॉम ऑफ अदर पर्सनस, मान लीजिए इनकम फ्रॉम अदर पर्सनस की इनकम को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई गार्डियन है, उसकी इनकम में किसी दूसरे पर्सन की इनकम को ऐड किया जाता है, बच्चे की इनकम को ऐड किया जाता है, हम डिटेल में इस बारे में बाद में बात करेंगे, उसे भी हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इनकम फ्रॉम ऑफ अदर पर्सनस। अब हम क्या करेंगे, सारे इनकम्स को ऐड करेंगे। इनकम फ्रॉम ऑल द हेड्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम अंडर कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सारे हेड्स की इनकम को ऐड करेंगे और हमारे पास जो इनकम निकल कर आएगी उसे हम कहेंगे इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। मान लीजिए किसी पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम, जो टोटल इनकम बनती है सारे सोर्सेज से, वो बनती है 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए में से हम कुछ डिडक्शंस करते हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U। आपने सुना होगा इनकम, किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले लिया, मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, कोई और जो कुछ एक डिडक्शन जिन पे मिल सकती है, वैसे कोई हमने कोई म्यूचुअल फंड्स परचेज़ कर लिए, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, अलग से चैप्टर है। तो वो अगर कोई ऐसी चीज़ है स्पेसिफिक पब्लिक PPF में पैसा डाल रखा है, ऐसे कोई सोर्सेज में हमने लगा रखा है पैसा, एक लिमिट तक वो पैसा डिडक्ट हो जाता है। हमने 6 लाख में से मान लीजिए हमारा 50,000 रुपये डिडक्ट हो गया, तो हमारी इनकम कितनी हो गई, अब 5,50,000 रुपये। तो हमारी आ गई टोटल इनकम 5,50,000 रुपये, जिसके ऊपर हमारा अब टैक्स लगेगा। राउंड ऑफ करेंगे इसे, 5,50,200 हमारे, मान लीजिए कुछ राउंड फिगर करेंगे 10 रुपये तक, हम मान लीजिए 5,07 रुपये बनता था, उसे हम 5 लाख रुपये मान के चलेंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे और चीज़ें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर पॉइंट है हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस ऑन शेयर्स, यहाँ पे कुछ हमने और चीज़ें कैलकुलेट कर रखी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, ये इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स बाद में शेयर करेंगे आपसे। ये देखें कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, टैक्स कैलकुलेट करने का। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस ऑन शेयर्स, शॉर्ट टर्म शेयर्स जो हैं उनके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, हम इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे कि टैक्स कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के थ्रू, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के थ्रू, और बाद में हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स, और क्या टोटल टैक्स कितना बनेगा, ये आपके लिए रफली मैंने यहाँ पर चार्ट बना दिया है, बट डिटेल्स इसके बारे में आपसे लेटर स्टेजेस में डिस्कस करूँगा जब हम कोई न्यूमेरिकल शेयर करेंगे, कोई और बात है। तो मेरा पर्पज़ जो था अभी आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में बताना था, और ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम के बारे में बताना। जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, यही इनकम टैक्स का सिस्टम रहता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये हम बाद में करेंगे डिस्कस। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।